हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये अध्याय थर्ड है। तो सबसे पहले अक्षांश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अक्षांश जो होता है ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज दिशा में यानी पूरब से पश्चिम में पृथ्वी के सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती है। ये होता है अक्षांश रेखा। ठीक है। ये रेखाएं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के किसी स्थान के कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर जो है खींची गई काल्पनिक रेखा को यह प्रदर्शित करती है। यहाँ पे अक्षांश रेखा को आप देख सकते हैं। यह है आपका अक्षांश रेखा। ठीक है। ये समानांतर रेखाएं भी होती हैं। ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है और इसके दक्षिण में जो होगा दक्षिणी ध्रुव होगा। ये आपका मकर रेखा है और ये आपका कर्क रेखा है। जो दक्षिण में होगा इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जो हिस्सा उत्तरी दिशा में होगा इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री को विषुवत रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। अक्षांशों को याद रखिएगा सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर पाई से प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब और मानचित्र पर किसी स्थान ग्लोब या मानचित्र पर किसी स्थान, शहर और देश के उत्तरतम या दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे एक बार ग्लोब को अच्छे से देखिए, एनालिसिस कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी के सतह पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी के मध्य में निर्मित होता है। ठीक है। पृथ्वी के सतह पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और याद रखिएगा, इसके दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसी रेखा के द्वारा जो होता है, क्या होता है, इसी रेखा के द्वारा यानी विषुवत रेखा के द्वारा, इसी रेखा के द्वारा अगर बात करें तो पृथ्वी उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण भाग में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बृहत वृत्त क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बृहत वृत्त वह रेखा होती है जो गोलाकार पृथ्वी को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, आकटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में से एक है, जो एक बृहत वृत्त भी है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा के अपेक्षा छोटे हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन और रात की जो अवधियां होती हैं मौसम के अनुरूप बढ़ती या घटती रहती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा सूर्य के लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जहां वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसके बाद महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यहां पे आप देख सकते हैं। ये आपका आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये उत्तरी ध्रुव है। ये 0 डिग्री यानी उत्तर रेखा है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा है। ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ये आपका अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री साउथ, ये दक्षिणी ध्रुव है। और यह आपका देशांतर रेखा। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, स्थल और जल पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। स्थल और जल को मिलाकर इक्वेटर कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। इन 13 देशों को नाम याद रखिएगा। कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरता है, कितने देशों से होकर गुजरता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरता है और कितने देशों से होकर गुजरता है, ये आपके क्वेश्चन है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इक्वेटर से जो इक्वेटर होता है कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। ये जो 13 देश हैं
साओ टाम और प्रिंसिप है। दूसरा है गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो। देखिए आप ना मैप को उठाइए और जो इक्वेटर के जो देश हैं, जो इक्वेटर जिन जिन देशों से होकर गुजरता है आप उसको इंडिकेट कीजिए, इससे आपका मैपिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो साओ टाम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 13 देश से जो है इक्वेटर गुजरता है। कर्क रेखा जो है 18 देशों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है? 18 देशों से। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, माली, मौरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, इसके बाद म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, इसके बाद माली, मौरितानिया के बाद नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ओमान, म्यांमार, ये सभी जो है मतलब कि जो 18 देश हैं इनसे कर्क रेखा होकर गुजरता है। मकर रेखा जो होता है 12 देशों से होकर गुजरता है। मकर रेखा इन 12 देशों से गुजरता है। किन किन देशों से? तो ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से, पराग्वे से, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया, याद रखिएगा। इसके बाद अश्व अक्षांश क्या है? अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री के जो कह सकते हैं, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच जो स्थित पेटी होता है इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, चाहे उत्तर में हो या चाहे दक्षिण में हो, इन दोनों के बीच स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी भी कहते हैं और इसके बनने का कारण है इन अक्षांशों के बीच प्रति चक्रवातों का उत्पन्न होना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये रेखाएं सूर्य के तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखाएं होती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहां वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, प्रति 1 डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त का आकार छोटा होता जाता है, जो ध्रुवों पर अंततः एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। 90 डिग्री अक्षांश एक बिंदु के रूप में पाया जाता है। 90 डिग्री अक्षांश एक बिंदु के रूप में पाया जाता है जिसे ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पे जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 90-90 डिग्री का अक्षांशीय वृत्त निर्मित होते हैं। यह विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है 181 होती है। तो विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है 181 हो जाती है, लेकिन अक्षांशीय वृत्तों की जो संख्या होती है 179 होती है। कैसे हो जाती है? तो देखिए मान लीजिए ये वृत्त है, ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 90 और प्लस ये वाला 1 हो जाएगा 181। लेकिन जब अक्षांशीय वृत्तों की संख्या को आप ज्ञात करने की कोशिश कीजिएगा तो यहां पे ध्यान रखिएगा जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है इसको बिंदु के रूप में माना जाता है, न कि वृत्त के रूप में। तो 181 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो 179 आपका शेष बच जाएगा। विषुवत वृत्त क्या है, इक्वेटर क्या है? तो ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच 0 डिग्री का जो काल्पनिक वृत्त होता है इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। कर्क वृत्त क्या है? तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त होता है। और मकर वृत्त ये जो है ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त होता है।
आकटिक वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त होता है। अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। अंटार्कटिक वृत्त को प्रकाश वृत्त भी कहते हैं, लाइट सर्किल भी कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है तथा 23 सितंबर से 21 मार्च तक 21 मार्च से 23 सितंबर तक 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो जाएगा और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट देखें तो देखिए देशांतर क्या है। देशांतर ग्लोब पर देखिए देशांतर क्या है अगर बात किया जाए तो देशांतर ग्लोब पर निर्मित होने वाले ऐसे काल्पनिक अर्धवृत्त है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो है जोड़ता है। देशांतर ग्लोब पर निर्मित होने वाले ऐसे काल्पनिक अर्धवृत्त होता है जो उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हैं। ये देशांतर सदैव अक्षांशों के लंबवत निर्मित होते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, इसको बोलते हैं देशांतर। इसको ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं देशांतर और ये हो जाएगा 0 डिग्री। यह 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान के कोणीय दूरी होती है। ठीक है, और बात करें तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की जो संख्या होती है 360 है, 360 होता है। 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरता है, जिसे मानक देशांतर या प्रधान याम्योत्तर या मध्याय रेखा कहा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं देशांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका पश्चिम से पूरब में है। तो ये है आपका ग्रीनविच मध्याह्न रेखा 0 डिग्री 15-30 इस तरह से आप देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा इस बात को, वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में संगठन में लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याय माना गया है और इसे ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याय को शून्य मानकर अन्य देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण भी इसी को आधार मानकर किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच माध्य समय या विश्व समय या जुलूस समय के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर 180 डिग्री देशांतर तक स्थित क्षेत्रों को पूर्वी गोलार्ध एवं सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर तथा इसके पश्चिम दिशा की ओर 180 डिग्री देशांतर तक स्थित क्षेत्रों को पश्चिमी गोलार्ध एवं सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश भी हैं जो जीएमटी से अलग होते हैं, अलग होते हुए जीएमटी के मानक समय का ही ये उपयोग करते हैं। जैसे ये जो है जीएमटी से अलग है लेकिन जीएमटी के मानक समय को ही ये लोग उपयोग करते हैं। ये देश है आइसलैंड है, सियरा लियोन है, आयरलैंड है, लाइबेरिया है, पुर्तगाल है, आइवरी कोस्ट है, कनारी द्वीप समूह जो स्पेन में है, बुर्किना फासो है, मॉरिटानिया है, टोगो है, माली है, गाम्बिया है, सेनेगल है, घाना है, असेंस द्वीप है और गिनी है। अक्षांश और देशांतर में जो अंतर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो अंतर है, अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, इसे डिग्री, मिनट या सेकंड में मापा जाता है। देशांतर विषुवत के साथ बनी वह कोणीय दूरी होता है जिसे डिग्री, मिनट या सेकंड में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। अक्षांश जो है, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर यानी पैरेलल होते हैं। वहीं जो देशांतर होता है, सभी देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त के लंबवत होती हैं। अक्षांश ग्लोब पर अक्षांश होता है समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। वहीं देशांतर जो होते हैं देशांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। सभी देशांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं।
चौथा जो अंतर है अक्षांश के बारे में अगर देखें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो डिफरेंट दिया गया, डिफरेंस किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम यानी 0 किलोमीटर होती है और मध्य में 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। पांचवा जो अंतर है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त या 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। वही देशांतर में अगर बात करें तो देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है, जो प्रमुख देशांतर से पूर्व एवं पश्चिमी दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। छठा जो अंतर है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडल के निर्धारण में सहायक होता है। जैसे अगर बात करें तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तर या दक्षिणी उष्ण कटिबंध और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध पाया जाता है। वहीं इसमें देखें अगर तो देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी IST का निर्धारण किया जाता है। यह निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो 9 देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो है इसका निर्धारण किया जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा मानक समय को, और ये निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। 9 देशों से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। इसके बाद समय का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन की अवधि पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहलाती है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के दूरी को पूरा करने के लिए 1 घंटा तथा एक देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ये कैसे निकालना होता है? 360 डिग्री है। आप अगर देखिए 360 डिग्री को मतलब कि अगर 360 डिग्री है, इसको आपको 1 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालना है? तो आप इसको जो है देखिए, इसको आप डिग्री में 24 घंटे से इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका मतलब कि निकल जाएगा, क्या निकलेगा? 15 डिग्री देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए जब 1 घंटा समय लगता है तो 1 डिग्री का जो समय होगा, 1 डिग्री एक देशांतर या 1 डिग्री देशांतर की दूरी को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? तो 15 चौका 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 15 से भाग दे दीजिएगा तो 4 मिनट निकल आएगा। तो निकालने का जो है प्रोसेस याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है और इस प्रकार यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे का समय मतलब कि 12 घंटे का समय लगता है, और यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे यानी 1 दिन और 1 रात का अंतर पाया जाता है। पृथ्वी को 1 घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इन समय क्षेत्रों को ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के समय अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर दिन की शुरुआत होती है। ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब स्थित स्थानों पर ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम दिशा में स्थित स्थानों की तुलना में सूर्योदय पहले होता है। चूंकि सूर्य पूरब में उगता है या उदित होता है तथा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय की भिन्नता देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अगर बात करें तो मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा को दूर करने के लिए संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है।
इसके बाद अगर बात करें तो मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है जो एक विशेष क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है, जैसे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, संपूर्ण भारत के लिए यह मानक समय का निर्धारण करती है। तो कहां से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मानक समय से। जबकि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। इसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। किसी देश का मानक समय उस देश के माध्य देशांतर पर निर्भर करता है, यानी प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है, परंतु कुछ देश इसका अपवाद है, जैसे अविभाजित रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, टाइम जोन है। इस प्रकार के कनाडा में 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, चीन में 1 समय क्षेत्र है। वर्तमान में भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित करता है, किंतु वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा जो पूर्व के राज्य हैं, पूरब के ओर जो पूरब में जो राज्य हैं, इनके द्वारा एक मानक समय की मांग की जा रही है। लोकल टाइम के बारे में अगर बात करें तो स्थानीय मध्याह्न समय वह समय होता है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। इस प्रकार यह पृथ्वी पर स्थान विशेष का जो है सूर्य की स्थिति से परिकलित समय है। भारत के सर्वाधिक पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व राज्य है और सर्वाधिक पश्चिम राज्य गुजरात राज्य है और इसका द्वारका। ये इन दोनों यानी पूरब से पश्चिम, सबसे पूरब में और सबसे पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है या 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय की गणना में सहायक कुछ प्रमुख कारक देखिए, 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर 4 मिनट की वृद्धि होती है। 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित या रिवर्स कर दी जाए तो उपरोक्त तीनों प्रक्रियाएं विपरीत रूप से जो है कार्य करेंगी। किसी जलपोत या विमान के द्वारा यात्रा करने पर स्थानीय समय निकालने के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार यात्रा अवधि को जोड़ा या घटाया जाता है। यह विमान या जलपोत कब पहुंचेगा यह ज्ञात करने के लिए यात्रा अवधि को स्थानीय समय में जोड़ा जाता है, जबकि वह कब चला था यह जानने के लिए स्थानीय समय निकालने के पश्चात यात्रा अवधि घटाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो ग्लोब पर 180 डिग्री याम्योत्तर के मतलब कि याम्योत्तर के लगभग समानांतर स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे निर्मित हुई है, जो 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है। देखिए, स्थलीय जो भाग है इनका विभाजन न हो और लोगों को तिथियों के बारे में भ्रम न हो, यह रूस, एल्यूसियन द्वीप, फिजी, टोंगा और चैथम द्वीप के कारण 3 स्थानों से हट गई है। यह रेखा 8 स्थानों पर विचलित भी हुई है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने और साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मोड़ी गई है। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है या मुड़ जाती है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरब दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। इसे पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और जब पूरब दिशा में यात्रा करता है तो उसमें 1 दिन घटा दिया जाता है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को आप देख सकते हैं, और ये जो है आपका आर्कटिक सागर है, ये साइबेरिया है, ये अलास्का है, बेरिंग सागर, ये है आपका अपलेशियन द्वीप, ये है आपका ये सभी ये जो लाइन है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में
180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। 180 डिग्री देशांतर को ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के बीच यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भौतिक भूगोल के अंतर्गत भाग 2 को डिस्कस करेंगे। भाग 2 में जो है 21 टॉपिक हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये सभी मिलाकर 21 टॉपिक है। इनको हम लोग भाग 2 के अंतर्गत भौतिक भूगोल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो है इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। आप वहां से उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।